मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। AFEIS के आज 19 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे PM केयर्स फंड के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक घटना अखबारों में छप रही है। चैनल्स पर यह घटना नहीं आ रही है, लेकिन अखबारों में भी बहुत प्रोमिनेंटली इसकी खबर नहीं छप रही है। उसके दूसरे कारण रहे होंगे, क्योंकि अभी कोरोना इतना ज़्यादा विश्व के दिमाग पर हावी है कि ये चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर हो जा रही हैं। लेकिन खबर बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और मित्रों, यह है कि जो अमेजन के जंगल हैं, अमेजन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, जो आपके पूरे के पूरे उस क्षेत्र में ब्राजील वगैरह के देशों में बहुत ज़्यादा उसका फैलाव है, उसमें आग लगी हुई है। और ये आग भी बहुत ज़बरदस्त रूप से लगी हुई है। पिछले साल भी आपने पढ़ा कि कितनी ज़बरदस्त रूप से उस जंगल में आग लगी हुई थी, है ना। ये जो अमेजन के जंगल है इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जिसे आप वर्षा वन भी कहते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले जब अंडमान निकोबार के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने बताया था कि हमारे अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वर्षा वन है। तो जो रेन फॉरेस्ट हैं, जिसे उष्णकटिबंधीय वन भी आप कह सकते हैं, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अमेजन में आग लगी हुई है। आप जो डाइवर्सिटी होती है, आप समझिए कि जैव विविधता, उसको भी इतना ज़्यादा नुकसान होगा। आगे जाकर के शायद ये जो घटना है ये सरफेस पर आए, इस पर बहुत चर्चा हो, लेकिन आपके ध्यान में तो ये बात होनी चाहिए, क्योंकि UPSC ये नहीं देखेगी कि चूंकि अखबारों में प्रोमिनेंटली नहीं छपा है तो इसके बारे में पूछा न जाए। तो मैंने सोचा कि इधर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करूं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा अटल इनोवेशन रैंकिंग को लेकर, है ना। अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बाकायदे उस पर उनको लेक्चर प्रोवाइड किया गया है कि कैसे हमारे देश में इनोवेशन बढ़े, जिसे हम हिंदी में नवाचार कहते हैं। उसके लिए आरंभिक स्तर से आपको प्रयास करने होंगे। मतलब हमारी जो मिडिल लेवल की जो एजुकेशन है, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में इनोवेशन के प्रति उत्सुकता, जिज्ञासा, आकर्षण का भाव पैदा करना होगा। और उसके लिए बाकायदे अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। और उसकी जो रैंकिंग अभी जारी की गई है, ये मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, क्योंकि आप यंग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिहाज से भी आपको कुछ बातें जाननी ही चाहिए। तो इसके तहत जो IIT है, उनके 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम मैं आपको बता रहा, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर आए हैं। और इनमें जो चेन्नई का जो IIT है वो टॉप पर है, मद्रास का IIT दूसरे नंबर पर मुंबई का है, और तीसरे नंबर पर दिल्ली का है। तो इसके बाद फिर और संस्थाओं के नाम हैं। तो ये 3 रैंकिंग आपको मालूम होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, जो हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ के ऊपर, जो हमारे स्वास्थ्य का परिदृश्य है उसके ऊपर है। इसे आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन कुछ बिंदु मैं आप के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कह तो देता हूँ कि आप सब इसे पढ़ेंगे और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने वालों का जो प्रतिशत होगा वो काफ़ी कम होगा। लेकिन यह है कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनना तो आपको पड़ेगा ही। आप भले ही मजबूरी में सुने, तो कम से कम कान में कुछ बातें तो पहुंच ही जाएंगी। हो सकता है कि नोट करने से आप चूक जाएं। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर कोरोना जिस तरह से भारत में आया, पूरी दुनिया में आया, तो भारत भी अब अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सोचने लगा है कि उसे इस ढांचे को और सुधारना होगा। जो हमारा बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे के साथ साथ जो डॉक्टर्स होने चाहिए, जो नर्स होने चाहिए, गांव तक इसकी जो पहुंच होनी चाहिए, इसके बारे में डेफिनेटली जब इस कोरोना के संकट से मुक्ति मिल जाएगी तो देश सोचेगा। और दूसरी ओर अभी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की है लाल किले से। तो स्वाभाविक है कि जो स्वास्थ्य का टॉपिक है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जरूरत होती है फ्रेंड्स कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इमोशनल लेवल पर ही ना हो, या केवल काल्पनिक स्तर पर ही ना हो। उसे हम सतही आंसर कहते हैं, सुपरफिशियल आंसर कहते हैं। आपको अपनी बात कहनी है, उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। पहला तो यह है कि आपके पास बात कहने के लिए तथ्य होने चाहिए।
यानी फैक्ट्स होने चाहिए। और केवल फैक्ट्स से ही बात नहीं बनेगी। आप केवल सोचेंगे कि फैक्ट्स मैं दे दूंगा तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, उन फैक्ट्स का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। यानी कि उन फैक्ट्स के आधार पर बहुत तर्कपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखें। तो प्राइमरी स्टेज तो तर्क तथ्य हो गए, तथ्य ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपनी बात को तर्कपूर्ण बना सकेंगे। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इस एडिटोरियल में हैं वो देखिए है कि भारत में 1000 लोगों पर जो बेड की संख्या, बिस्तर की संख्या है, वो इसमें दिया हुआ 0.53 अस्पताल के बिस्तर। सोचिए आप, हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं 0.53 1000 लोगों के पास के रेशियो में, जबकि चीन में यही 4.31 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां स्वास्थ्य सुविधा कितनी बेहतर होगी। दूसरा पॉइंट कि हमारे यहां 1457 लोगों पर एक डॉक्टर है, 1457 लोगों पर, जबकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने जो मानक निर्धारित किए हैं वह है 1000 लोगों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो हम 1457 कह रहे हैं ये ठीक है, फिर तो ऐसा लगेगा कि 1500 लोगों पर तो एक चिकित्सक है, चलिए ठीक ही ठाक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत दूर दराज का गांव है और उसकी जनसंख्या 1500 है तो वहां एक चिकित्सक आपको मिलेगा? क्योंकि ये जो चिकित्सकों का औसत है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे दूर दराज के गांव हैं वहां चिकित्सकों की भारी कमी है, बिस्तरों की भी भारी कमी है, क्योंकि वहां ज्यादातर सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, प्राइवेट डॉक्टर तो आपको मिल जाएंगे जो छोटा मोटा इलाज कर रहे हैं। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं, वहां तो चिकित्सा सुविधाओं की बहुत ही ज्यादा कमी है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड्स कि हम अपने जीडीपी का हार्डली 1% स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं, मात्र 1%। हमसे कई गुना ज्यादा खर्च वे विकसित देश कर रहे हैं, जहां की जो नागरिक हैं उनकी यह क्षमता है कि वो अपना इलाज अपने पैसे से करा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दे रखा है। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं और आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ेंगे तो फिर आपको और दूसरे फैक्ट्स अपनी जरूरत के हिसाब से मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं पीएम केयर्स फंड के ऊपर। कल की न्यूज अगर आपने देखी हो, दूरदर्शन न्यूज, तो इसी पर इस डिस्कशन भी कराया गया था और मुझे लगता है कि वो डिस्कशन अच्छा था। देखिए, जब हम पीएम केयर्स फंड जैसे पर डिस्कशन की बात करते हैं तो हमारी जो बातें होनी चाहिए वो बहुत ही तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। तथ्यपूर्ण मतलब हमारे पास संविधान है, कल सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे इस पर डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे लिया है, यह हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक तथ्य का काम करेगा। साथ ही साथ हमारे पास अब आप देखिए कि 2 तरह के कोष हैं। जब हम पीएम केयर्स फंड की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि सरकार के पास जो पीएम केयर्स कोष में पैसा आया, फंड में पैसा आया है, ये पैसा एनडीआरएफ को दे दिया जाना चाहिए। आइए पहले तो हम एनडीआरएफ और पीएम केयर्स को समझ लें, क्योंकि अब ये 2 कोष हैं। इस पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इन दोनों की लीगलिटी, जो लेजिटिमेसी है, यानी कि जो वैधानिक स्थिति है, वो तो मालूम होनी चाहिए, तभी आप अपने तर्क दे सकेंगे, सही तरीके से अपने विचार पेश कर सकेंगे। तो देखिए, जो पीएम केयर्स फंड है इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, पीएम केयर्स, तब जाकर के ये बनता है। मतलब प्रधानमंत्री का एक ऐसा नागरिक सहायता कोष जो राहत भी देगा इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो इसको सामान्य तौर पर अखबारों में आपने प्रधानमंत्री आपातकालीन राहत कोष, राष्ट्रीय आपदा कोष, इस रूप में भी पढ़ा होगा। अब इसकी जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये जो कोष बनाया गया है ये बेसिकली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सिविल सर्विस के आपके पाठ्यक्रम में मेन एग्जामिनेशन का जो जनरल स्टडीज का 2nd पेपर है उसमें बकायदे ट्रस्ट नाम का टॉपिक मेंशन किया हुआ है।
और सोचिए प्रधानमंत्री से संबंधित ट्रस्ट है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, जिस पर जनहित याचिका दायर की गई, तो डेफिनेटली अब आपके लिए दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक तो पीएम केयर्स कोष इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ ट्रस्ट का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चूंकि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री हैं, 3 इसके एसोसिएट जो मेंबर्स रखे गए हैं, जो हमारे मिनिस्टर ही हैं, उसमें एक डिफेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनके एग्जेक्ट है एक्स ऑफिसियो ट्रस्टी, ये पदेन ट्रस्टी हैं, है ना। इसके बाद उसकी व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री 3 लोगों को और नियुक्त कर सकते हैं जो स्वास्थ्य इन सब क्षेत्रों में हो। अब हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो ये होगा कि 4 हो गए मंत्रिमंडल के, हमारे 4 लोग हैं, एक प्रधानमंत्री स्वयं हो गए, एक डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो जनहित याचिका दायर की गई उसमें यह कहा गया कि भाई ये जो कोष है जो कि प्रधानमंत्री के नाम पर है, तो अब इसका जो पैसा है वो एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके पीछे रीजन ये है कि जो एनडीआरएफ है, अब आप देखिए कि एनडीआरएफ क्या है, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। एनडीआरएफ, इसका फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। आर्क से आप रिलीफ फंड मत लगा लीजिएगा, रिलीफ फोर्स भी मत लगाइएगा। एक रिलीफ फोर्स भी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी है। यह है फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। हिंदी में रिस्पॉन्स का जो अनुवाद किया गया है वो राहत किया गया, और मेरी समझ से वो ज्यादा सही भी है। अब आप देखिए कि जो ये फंड है, ये बेसिकली जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का था, है कह लीजिए, उसका सेक्शन 46(1) इसके तहत बनाया गया, इसके तहत ये बनाया गया है, ये फंड बनाया गया है। ये बाकायदे सरकारी फंड है, इसमें लोग अपनी इच्छा से दान देते हैं और प्रधानमंत्री कोष में भी अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं, जिस हम पीएम केयर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एनडीआरएफ और पीएम केयर्स में जो बहुत बड़ा अंतर है कि ये जो एनडीआरएफ है ये मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है, इसीलिए इसकी ऑडिट होती है। यानी कि हमारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस है सीएजी, वो बाकायदे इस कोष की ऑडिट करेगा। ये पब्लिक फंड है, जबकि जो पीएम केयर्स कोष है ये उस तरह का पब्लिक फंड नहीं है कि सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर किया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल अलग है, एनडीआरएफ है वो बिल्कुल अलग है, तो जो ट्रस्ट का पैसा है वो एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये इसकी रियल सिचुएशन है और इस पर आपको अखबारों में काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा, एडिटोरियल के रूप में भी, आर्टिकल्स के रूप में भी। वहां से फिर आप अपने लिए पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही फ्रेंड्स। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: आशुतोष आचार्य, प्रीति शर्मा आनंदपुर साहिब पंजाब से, अमृत नारायण सतपति और डॉक्टर रीना उपाध्याय। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।